नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इग्नू का जो पेपर है BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसिंग का, स्पेसिफिकली जिसको DDC के नाम से भी जानते हैं, उसके यूनिट 1 से यूनिट 3 के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ ऑक्सिलरी टेबल एंड हाउ मैनी ऑक्सिलरी टेबल्स आर देयर इन द 19th एडिशन। तो ऑक्सिलरी टेबल्स क्या होती हैं और 19वें संस्करण में कितने ऑक्सिलरी टेबल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सिलरी टेबल्स कुछ नहीं है, एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का टेबल है जिसको आप रेफ़र करेंगे तो DDC के क्लासिफिकेशन में आपको काफ़ी हेल्प होगी और जो नंबर असाइनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो 19th एडिशन है इसमें 7 ऑक्सिलरी टेबल्स दिए हुए हैं। अब वास्तव में जो है सिर्फ 6 ऑक्सिलरी टेबल्स ही हैं, 7वें टेबल को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन हमें DDC का 19th एडिशन पढ़ना है इग्नू में, तो हम सिर्फ 19th एडिशंस के विशेषताओं पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो 19th एडिशन में 7 टेबल्स दिए गए हैं जो सेट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। हर टेबल में अलग अलग इंफॉर्मेशन है और जब नंबर क्लासीफाई करने जाएंगे तो उस टेबल को आपको रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार मेन क्लास में से नंबर्स नहीं बनते हैं तो आपको वो टेबल्स को रेफ़र करना पड़ेगा। टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ द सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट का जो फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं उसके जो स्टेप्स हैं वो प्रोवाइड करता है। टेबल 2 ज्योग्राफिकल एरियाज, हिस्ट्रिकल पीरियड्स एंड बायोग्राफी। टेबल 2 में जो है नोटेशंस वो ज्योग्राफिकल एरियाज और हिस्ट्रिकल पीरियड्स के बारे में और बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस के बारे में बताता है। ठीक है, टेबल 4 जो है सब डिवीज़न ऑफ आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स एंड स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स। टेबल 3 जो है आपको आर्ट्स और स्पेसिफिक लिटरेचर वर्क जो होता है इंडिविजुअल्स का उसके बारे में बताता है। टेबल 4 जो है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज फैमिलीज़ के बारे में बताता है। दिस टेबल प्रोवाइड द सब डिवीजन स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज फैमिली। ये इंडिविजुअल लैंग्वेज और उस लैंग्वेज के फैमिलीज़ के बारे में बताता है, किस भाषा ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। टेबल 5 जो है एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स होता है, किसी विशेष जाति और राष्ट्रीय जातीय समूह के बारे में बताता है। टेबल 6 जो है लैंग्वेज के बारे में है, ये विशेष भाषाओं के बारे में बताता है। ठीक है, टेबल 7 नोटेशंस फॉर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। टेबल 7 जो है नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में जो नोटेशंस हैं उसके बारे में प्रोवाइड करता है। टेबल 7 टेबल्स हैं DDC में। पहला टेबल जो है आपका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, दूसरा ज्योग्राफिकल एरियाज, हिस्ट्रिकल पीरियड्स एंड बायोग्राफी, तीसरा सब डिविजन्स फॉर द इंडिविजुअल आर्ट्स लिटरेचर एंड स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म, चौथा सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज फैमिलीज, पांचवा एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, छठा लैंग्वेजेस, सातवां नोटेशंस फॉर स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। डिफाइन अ समरी एंड स्टेट इट्स यूजेस इन क्लासिफिकेशन। समरी क्या है और इसके क्या यूजेस हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो समरी क्या है, एक कंसाइज स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन होता है जो मेन पॉइंट्स को हमें बताता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी का देखते थे ना कि बीच बीच में या सॉरी पीछे एंड ऑफ द चैप्टर कुछ प्रिसाइज स्टोरीज दी होती है, उसी कहानी को छोटा करके जो डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए होते थे वो तो पेपर वगैरह में भी हमसे पूछा जाता है कि पैराग्राफ पढ़ के इसकी शॉर्ट समरी को लिखिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो DDC के अंदर क्लासेस हैं उसके बारे में जो टेबल्स उसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स दी हुई हैं और वहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल करके फिर फर्दर अपने क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। यूजेस इन क्लासिफिकेशन, नेविगेशन ऐड, ये हेल्प करता है क्लासीफायर को क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्विक ओवरव्यू ऑफ ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के क्विक ओवरव्यू में देता है क्लासिफिकेशन और अलाउज यूजर्स टू लोकेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मोर एफिशिएंटली। यूज़र को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन
काफ़ी इफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो जो समरी पढ़ करके यूज़र पता लगा सकता है कि ये जो बुक है या जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं, जिस क्लास में वो उसकी क्लासिफिकेशन करने जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, ये यूज़र्स को हेल्प करता है टॉपिक्स के ब्रेथ और डेप्थ को कवर करने में विदाउट नीडिंग टू एग्जामिन ऑल द डिटेल्स इन द क्लासिफिकेशन हायरार्की। ये डेप्थ और ब्रेथ एनालाइज करने में हेल्प करता है सब्जेक्ट को। जैसे समरीज पढ़ लेगा तो उसको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में टॉपिक्स में क्या कहना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जाएगा, रादर देन वो क्लासिफिकेशन प्रोसेस में फंसने से बेटर है। मान लो कि कोई बुक है, उसके उठाया, नाम पढ़ के क्लासिफिकेशन में गया, लैंग्वेज में जाएगा, फिर उसके कंटेक्स्ट में जाएगा, फिर टेबल्स को रेफर करेगा। इससे बेटर है कि उसने पढ़ा, उससे नाम से गेस किया और फिर उसने इजीली क्लास नंबर को असाइन कर दिया। कंपैरेटिव एनालिसिस, ये दो डिफरेंट कैटेगरी और क्लासेस के सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। एजुकेशनल पर्पस में ये है कि ये रिसर्चर्स को और स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड करता है टॉपिक्स के बारे में जो कवर किया है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो उस नंबर को ईजिली असाइन कर पाए, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सोर्सेज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ अ बुक फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। बुक क्लासिफिकेशन में कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखना है। टाइटल पेज एंड टाइटल इन्फॉर्मेशन, टाइटल पेज और टाइटल इन्फॉर्मेशन मेन टाइटल होता है पुस्तक का, बुक का मेन टाइटल होता है, तो बुक के ऊपर लिखा गया होता है। उसके साथ कोई सब टाइटल हो तो वो दिया जाता है, और ऑथर्स नेम और समटाइम ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टॉपिक, एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो टाइटल पेज क्या होता है, बुक का नेम, मेन नेम, कोई सब नेम है तो वो सब टाइटल है तो वो, ऑथर का नेम, समटाइम्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और टैगलाइन, कोई टैगलाइन दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनिशियल इंडिकेशन होता है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन बुक के फ्रंट पेज पे होती है, आउटर कवर पे। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स की तरह होता है, जो इसमें चैप्टर के सेक्शंस, सब टॉपिक्स वगैरह के बारे में डिटेल डिस्कशन दिया होता है। इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस, ये प्रोवाइड करता है बुक के पर्पस को, स्कोप को और थीम्स को। इसमें ऑथर जो है ना सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखता है कि क्या कहना चाह रहा है अपनी बातों को, किस मैटर पर उसने बुक को लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट और समरी, एब्स्ट्रैक्ट और समरी जो होता है बुक के बिगनिंग में लिखा जाता है, और कई बार कंटेंट्स मेन आर्गूमेंट्स होते हैं जो आपको बताता है कि बुक के सब्जेक्ट्स में वो क्या कहना चाहता है। शॉर्ट समरी दे दी है। मान लीजिए कोई ऑथर है, कोई महंगी बुक है, उसको खरीदने जा रहा है, बुक का कवर देख के उसको पसंद आ गया कि अरे बुक तो बहुत अच्छी है, प्राइस देख करके वो कन्फ्यूजन पड़ जाता है, लेनी है नहीं लेनी है, तो क्या करेगा, उसकी शॉर्ट समरी को एक बार पढ़ लेगा, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेगा, तो उससे पता लगेगा कि इस बुक में क्या जो उसको रादर इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है कि नहीं है। उसके बाद वो फाइनल डिसीजन ले लेगा। इंडेक्स जो स्लिप होता है टॉपिक्स का, कंटेंट्स का, बुक्स के विद द रेफरेंस पेजेस नंबर होता है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। टेबल ऑफ कंटेंट में जो बुक्स में टॉपिक्स हैं, जो ये चीज़ें रखी गई वो लिखे गए हैं, और इंडेक्स में प्रॉपर पेज नंबर उसको असाइन कर दिया जाता है। लाइब्रेरी कैटलॉग रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी का जो कैटलॉग रिकॉर्ड्स है वो भी उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ एंड एनोटेशन, एंटोनेशंस, रिव्यू और एंटोनेशंस, ठीक है। जनरल रिव्यूज़ फ्रॉम द स्कॉलरी जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, जब कोई बुक लॉन्च होती है तो जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बुक्स के कंटेंट के बारे में या उसके बारे में रिव्यू प्रेजेंट करते हैं, और वो रिव्यू भी कई बार क्लासिफिकेशन में हेल्प कर देता है, ठीक है। एंटोनेशंस इन द कैटेगरीज और द डाटाबेस में प्रोवाइड द डिस्क्रिप्टिव समरी, एंटोनेशन जो है डिस्क्रिप्टिव समरीज की तरह होता है जो प्रोवाइड करता है।
पब्लिशर डिस्क्रिप्शन, कई बार पब्लिशर का डिस्क्रिप्शन भी बुक के ऊपर दिया होता है, बैक साइड में या अंदर के कवर में, ठीक है, या कहीं जब वो लॉन्च कर रहा है बुक को तो उसके साथ वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता है, या तो वो भी वैल्यूएबल इंसाइट है सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने में। ऑथर इंफॉर्मेशन, ऑथर का इंफॉर्मेशन, अगर ऑथर के नाम से भी पता लग जाता है कि क्या लिख रहे हैं, जैसे कोई बुक है और उसके ऑथर ऐसा रंगनाथन है, तो सीधे सीधे क्लियर है कि ये बुक्स क्या लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, सिंपल सा फंडा है। अब कोई ये अमीश त्रिपाठी है, उसके बुक्स जो हैं आते हैं क्या है कि स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, मेलुआ हो गया, इक्ष्वाकुवंश हो गया, सीता के ऊपर जी के ऊपर भी एक बुक लिखी उन्होंने, तो ये सारे बुक्स क्या है हिस्टोरिकल मैथोलॉजीज पे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ठीक है। जैसे गीता प्रेस हो गया, गीता प्रेस का नाम सुनते हैं आपके मन में क्या है, धार्मिक किताबों के लिए आ जाएगा, तो ये चीज़ है। एक्सटर्नल डेटाबेसिस एंड द वेबसाइट, कई बार सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी एक्सटर्नल डेटाबेस पे भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से भी इसके सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है सब्जेक्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कई और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं और ये चीज़ें जो हैं इग्नू की बुक्स में मेंशन की हुई हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट एनालिसिस, सब्जेक्ट एनालिसिस क्या होता है, चौथा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सब्जेक्ट एनालिसिस क्या होता है, प्रोसेस होता है जो एग्जामिन करने में हमको हेल्प करता है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या कंटेंट करता है बुक्स में, ठीक है। ये फंडामेंटल टास्क है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, और ये गोल है सब्जेक्ट एनालिसिस के, सब्जेक्ट के मैटर को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। अगर यूज़र को सब्जेक्ट एनालिसिस करना आ गया, क्लासीफायर को या लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट एनालिसिस करने आ गया, तो वो है इजीली क्लासिफिकेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। की एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एनालिसिस इंक्लूड, सब्जेक्ट एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट का मेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसमें कंटेंट्स को समझना, थीम्स को समझना और क्या चीज़ें बुक्स में प्रेजेंट की गई हैं उसको समझना। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग द identified subjects using the standardized terms and control vocabularies, consistency and facilities travel across the different information system। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन में कहता है कि आइडेंटिफाई करना चाहिए स्टैंडर्डाइज टर्म्स को और कंट्रोल वोकैबुलरीज यूज़ की जाती हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करता है और ये रिट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सब्जेक्ट एसेस पॉइंट, assigning appropriate subject heading or descriptors that reflects the content of the document। appropriate सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करने पे ये आपको कंटेंट करता है, कंटेंट के बारे में बताता है और सब्जेक्ट का डिटेल प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि वो इजीली उसके बारे में लोकेट कर सके डेटाबेसेस के थ्रू, इंडेक्सेस के थ्रू और कैटलॉग्स के थ्रू। contextual consideration, taking the into the account the context is which is the document was created and how subject matter they is interpreted by the different users and disciplines। कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन ये कहता है कि कैसे सब्जेक्ट मैटर को क्रिएट किया गया है और डिफरेंट यूजर्स इसके डिसिप्लिन में यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन कहता है क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट्स इनटू द कैटेगरीज और क्लासेस बेस्ड ऑन द देयर सब्जेक्ट कंटेंट। ये कहता है कि सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना है, क्लासेस को क्लासिफाई करना है उनके मेन सब्जेक्ट कंटेंट पे, और इसमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है नेम द स्टेप्स सजेस्टेड बाय रंगनाथन फॉर द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। रंगनाथन जी ने 5 लेवल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल स्टेप्स को बारे में बताया था। तो पहला था फॉर्मेशन ऑफ मेन क्लास, फॉर्मेशन ऑफ मेन क्लास में उन्होंने PMES थ्योरी दी थी। इसमें था पर्सनैलिटी, मटेरियल, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ठीक है। तो पर्सनैलिटी यूनिक सिंबल और नोटेशन फॉर द ईच मेन क्लास, पर्सनैलिटी में हर एक
डेजिग्नेशन को और नोटेशन को एक स्पेसिफिक सिंबल असाइन किया जाएगा। मटेरियल, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर, मटेरियल में सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कवर्ड बाय द ईच मेन क्लास के अकॉर्डिंग। एनर्जी, अप्रोप्रिएट नोटेशंस टू ईच मेन क्लास टू रिफ्लेक्ट द लॉजिकल पोजीशन इन द स्कीम। अप्रोप्रिएट नोटेशंस को प्रोवाइड किया जाएगा एनर्जी में, ताकि जो क्लासिफिकेशन का मेन क्लास है उसके लॉजिकल पोजीशंस को स्कीम्स में डिफाइन किया जाए। स्पेस, एलोकेट द डिस्टिंक्ट प्लेस टू ईच मेन क्लास विद इन द क्लासिफिकेशन स्कीम। ये कहता है कि क्लासिफिकेशन स्कीम में जो है मेन क्लास में स्पेस होना चाहिए, स्पेसिफिक क्लास दे जानी चाहिए, ताकि यूजर्स को बुक को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ईजी हो। टाइम, ensure the classification system is dynamic and can accommodate new subjects and changes over the time। तो ये कहता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को वो सिस्टम अडॉप्ट किया जाना चाहिए कि जो डायनेमिक हो और नए सब्जेक्ट्स को समय समय पर अगर बदलाव हो तो एडुकेट अडॉप्ट किया जाए। जैसे डीडीसी के बारे में, डीडीसी में अभी भी कई ऐसे नंबर्स हैं जो असाइन नहीं किए गए हैं। जैसे जनरलिया में कई नंबर्स हैं और भी क्लासेस में नंबर्स हैं। तो क्या है कि कोई नया सब्जेक्ट डेवलप होगा और वहाँ पे जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं उस मेन क्लास की और उसमें सूट करता है तो उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। डिवीज़न बाय फेसेट, एफएसएस, फेसेट एनालिसिस, सिंथेसिस ऑफ फेसेट्स एंड शेड्यूल द क्लासेस। ठीक है, ये क्या है? फेसेट एनालिसिस, अनदर सब्जेक्ट डिटरमाइन द फेसेट्स। एनालिसिस जो है, फेसेट एनालिसिस कहता है कि डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ फेसेट्स कहता है कंबाइन द फेसेट्स टू फॉर्म द कंपाउंड सब्जेक्ट दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सिंथेसिस ऑफ फेसेट्स कहता है कि ऐसा कंबाइंड सब्जेक्ट बनाओ, फेसेट्स को ऐसे कंबाइन करो कि उसको अलग से भी कंटेंट में रिप्रेजेंट किया जा सके एक्यूरेटली। कोई दो सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो उनका स्पेसिफिक फेसेट्स क्लियर होने चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है गलत क्लासिफिकेशन कर दी गई या गलत फेसेट्स बना दिए गए तो वो यूजर्स के लिए यूजलेस हो जाएगा। शेड्यूल द क्लासेस, अरेंज द मेन क्लास एंड द सब सिस्टमेटिकली विद इन द क्लासिफिकेशन स्कीम। उनकी क्लासेस को प्रॉपरली असाइन किए जाने चाहिए ताकि उनकी क्लासिफिकेशन में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करूँगा और वहाँ से फिर ये आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। कोलेक्शन, कोलोकेशंस RRR, जिसमें रिलेटिव लोकेशन, रिलेटिव इंडेक्शन और रैक्स एंड स्टैक्स के बारे में बताया है। रिलेटिव लोकेशन में कहता है कि सब्जेक्ट को उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई हिंदी का सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स है, मतलब मेडिकल साइंसेज है या रोल ऑफ डॉक्टर इन, कोई टॉपिक, रोल ऑफ डॉक्टर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो उसके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉपरली और फिर उसको रिलेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम में उसको रिप्लेस किया जाएगा। रिलेटिव इंडेक्सिंग क्या था कि क्रॉस रेफरेंसेस और इंडेक्सेस को यूज ऐसा बनाना चाहिए तो यूजर्स को सब्जेक्ट और मैटर्स को मटेरियल फाइंड करने में प्रॉपरली गाइड करे। रैक्स एंड स्टैक्स, फिजिकली बुक्स को ऐसा अरेंज किया जाता है कि उसको रिट्राइवल में ईजिली हेल्प हो। क्लासिफिकेशन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एड्स, जैसे PSPPE के नाम से भी बना था, पोस्टुलेट्स द प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन। इसमें क्या कहता है कि क्लियरली डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। पोस्टुलेट्स ऑफ प्रॉब्लम में कहता है कि सब्जेक्ट के स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करें। सेलेक्ट द टूल, प्रॉपर क्लासिफिकेशन और इंडेक्सिंग और कैटलॉगिंग का टूल यूज़ करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम और डॉक्यूमेंटेशन और गाइडलाइंस को प्रॉपरली सेलेक्ट करना चाहिए। प्रोपगेशन ऑफ द स्कीम, प्रमोट द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम अमंग द लाइब्रेरी एंड स्टाफ यूजर्स।
जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको लाइब्रेरी स्टाफ्स और यूजर्स में प्रमोट करना चाहिए ताकि वो इजीली अपने इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव कर सकें। इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअसली हमें इवैल्यूएट करना चाहिए अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और कोई रिसेंट अपडेट्स या चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करने चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स थे जो रंगनाथन जी ने दिए थे, जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देखता है, व्हाट इज़ द एडवाइस टू द क्लासीफायर्स। क्लासीफायर्स को क्या एडवाइस होना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए क्लासीफायर होता कौन है। क्लासीफायर वो होता है जो क्लासिफिकेशन के स्टेप्स को फॉलो करता है, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को देता है, तो क्लासिफिकेशन करता है। अंडरस्टैंड द कंटेंट, क्लासीफायर को सबसे पहले कंटेंट को समझना चाहिए कि क्या कंटेंट है, क्या यूज़ है, ठीक है। फॉलो द क्लासिफिकेशन रूल्स, उसको क्लासिफिकेशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डीडीसी या एलसीसी या यूडीसी जो भी कॉन्सेप्ट उसके लाइब्रेरी में पहले से फॉलो की जा रही है उसी को उसको फॉलो करना चाहिए। कोई नया रूल इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, तो पूरा क्लासिफिकेशन प्रोसेस बिगड़ जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबलरी, उसको कंट्रोल्ड वोकेबलरी का यूज़ करना चाहिए, और ठीक है, ताकि यूज़र्स को मटेरियल को और इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। कंसीडर नीड यूज़र नीड्स, यूज़र की नीड्स को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन की जानी चाहिए। अपडेट नॉलेज, हमेशा लाइब्रेरी उसको अप टू डेट रहना पड़ेगा, ताकि जो भी न्यू एडिशंस, न्यू इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल्स हो रही हैं या जो भी न्यू चीज़ें डेवलप हो रही हैं या क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो चेंजेस हो रही हैं तो उसको टाइमली अडॉप्ट करें और जो यूज़र्स है उसको प्रॉपरली गाइड कर सके। सीक क्लियरिफिकेशन, जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरिफाई होनी चाहिए ये अमंग द लाइब्रेरी स्टाफ्स और मेंबर्स के बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में, और जो यूज़र इंफॉर्मेशन के बीच में, ताकि क्या है कि एक्यूरेटली काम किया जाए, ठीक है। अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि ये चेंजेस हैं स्टाफ्स को, ताकि वो आने वाले यूजर्स हैं उनको गाइड से कर सके। डॉक्यूमेंट डिसीजन, डॉक्यूमेंट डिसीजन क्या है कि क्लासिफिकेशन और रेफरेंसेस के जो सिस्टम्स हैं उसको प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और हमेशा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ऑडिटिंग किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के डिसीजंस जो होते हैं या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो दूसरे को क्लियर होंगे तभी वो वर्क को एफिशिएंटली कर पाएगा। कोलैबोरेट विद द कैटालॉगर्स, उसे कैटालॉगर्स या मेटा डाटा स्पेशलिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और स्मूथली वर्किंग करना चाहिए, ताकि इसी से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इफ़िशिएंट हो जाएगी। इवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट, टाइम टू टाइम उसे क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए वो यूज़र्स से भी फीडबैक ले सकता है, अपने कलीग्स से या अपने स्टाफ से भी फीडबैक ले सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लाइब्रेरियन या क्लासीफायर जो है यूज़र से डायरेक्टली डील ना करें, लेकिन जो स्टाफ्स हैं वो डील करते हैं। तो कोई भी अगर यूज़र्स को प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले लोअर स्टाफ्स और सबऑर्डिनेट्स को वो इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में उसको अपडेट्स लेनी चाहिए। उसको अपने अंदर प्रोफेशनल स्किल्स हमेशा डेवलप करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 क्वेश्चंस थे जो यूनिट 1 से यूनिट 3 के बीच में कवर किए गए हैं, ठीक है। ऊपर इंग्लिश में था, नीचे मैं हिंदी में दे रहा हूँ, देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपरली आपको आंसर राइटिंग में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए 6 के 6 क्वेश्चन हैं, प्रॉपर हाईलाइटेड फीचर्स हैं इसमें। आप इसको ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, और ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।